बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने हमारा 5th चैप्टर पूर्ति की अवधारणा खत्म कर दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे 6th चैप्टर की तरफ, जिसका कि नाम है उत्पादन फलन। तो बच्चों, हमने हमारे 5th चैप्टर पूर्ति में क्या पढ़ा था? हमने जाना था ना कि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति उसकी कीमत पर निर्भर करती है और वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति उसके उत्पादन मात्रा पर भी निर्भर करती है। तो हमने पहले ही ये बात कर ली थी कि यहाँ पर हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या है, बिल्कुल लिंक्ड है। तो आपको सारे चैप्टर्स बड़े ध्यान से पढ़ने हैं ताकि कि आप आगे वाले चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो हम शुरू करते हैं हमारे लेसन उत्पादन फलन। तो हमने क्या बात की थी कि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति का कीमत से क्या होता है, प्रत्यक्ष या सीधा संबंध होता है। वस्तुओं और सेवाओं की यदि कीमत बदलती है तो उनकी पूर्ति भी बदलती है। सीधा और प्रत्यक्ष संबंध याद आ गया ना, पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का, कि यदि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती है तो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति भी बढ़ जाती है, और वस्तुओं और सेवाओं की कीमत घटती है तो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति भी घट जाती है। ये तो हो गया कीमत का पूर्ति से संबंध। इसके बाद हमने बात की थी कि यदि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक होता है तब भी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति क्या होती है, अधिक होती है। और यदि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम होगा, किन्हीं कारणों से उत्पादक उनका उत्पादन नहीं कर पा रहा, चाहे लागत अधिक हो, चाहे वो कंफर्टेबल ना हो, कोई भी कारण हो सकता है, तो जिसकी वजह से उसका उत्पादन कम होगा तो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति भी क्या होगी, कम होगी। यही हमने बात की थी। यहाँ पर भी यही है कि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा पर भी निर्भर करती है। ठीक है, अब ये जो उत्पादन की जो मात्रा है, वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति की हमने बात कर ली, कीमत पर निर्भर करती है और उत्पादन मात्रा पर निर्भर करती है। लेकिन ये जो उत्पादन की मात्रा है वो किन बातों पर निर्भर करती है, वो हम यहाँ पर बताएंगे कि वस्तुओं और सेवाओं की जो उत्पादन की मात्रा है वो दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो है उत्पादन के साधनों की कीमतें। हमने बात की थी पिछले चैप्टर में कि उत्पादन के साधनों की कीमतें यदि क्या होगी, अधिक होगी, तो क्या होगा, उस वस्तु को उत्पादन करने में लागत अधिक आएगी, और यदि लागत अधिक आएगी तो उत्पादन क्या होगा, कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो वस्तु और सेवाओं की पूर्ति भी कम होगी। यही बात की थी ना कि उत्पादन साधनों की कीमतें यदि क्या है, अधिक है, अर्थात लागत अधिक है, अर्थात उत्पादन क्या होगा, कम, तो वस्तु और सेवाओं की पूर्ति भी कम होगी, अर्थात यहाँ पर ऋणात्मक संबंध होगा। तो यही यहाँ पर बात की गई है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है। पहला है उत्पादन के साधनों की कीमतें। किस पर निर्भर करती हैं, उत्पादन के साधनों की कीमतें। यदि साधनों की कीमतें अधिक तो उत्पादन कम होगा, और साधनों की कीमतें क्या होगी, यदि कम होगी तो उत्पादन अधिक होगा। आगे बच्चों समझ में। और दूसरा जो कारण है वो क्या है, उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध पर भी उत्पादन निर्भर करता है। तो उत्पादन के साधन और उत्पादन के बीच पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध पर उत्पादन की मात्रा निर्भर करती है। और ये जो उत्पादन के साधन और उत्पादन के बीच पाए जाने वाला जो मात्रात्मक संबंध है उसी को कहते हैं बच्चों उत्पादन फलन, जिसकी अच्छे से डेफिनेशन और एग्जाम्पल हम आगे बताएंगे। तो आगे यहाँ पर आपको समझ में, उत्पादन की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है, उत्पादन के साधनों की कीमतों पर और उत्पादन के साधनों के बीच पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध पर। तो बच्चों, जो ये उत्पादन और उत्पादन के बीच जो पाए जाने वाला मात्रात्मक संबंध है वो क्या होता है, ये संबंध किस प्रकार से होता है? तो हमने इससे पहले चैप्टर्स में भी बहुत संबंधों की बात की है। फलन याद है आपको, हमने फलन की बात की थी, मांग फलन की, पूर्ति फलन की बात की थी ना, तो उसमें भी हमने यही बताया था कि मांग फलन में क्या बताया था, मांग में और कीमत में क्या है, संबंध पाया जाता है, कैसा, ऋणात्मक संबंध। फिर हमने पूर्ति फलन की बात की थी तो हमने बताया था कि पूर्ति में और कीमत में कैसा संबंध पाया जाता है, धनात्मक। कुछ याद आ रहा है, हमने यही कहा था ना कि D इज द फंक्शन ऑफ P, ये F है, D इज द फंक्शन ऑफ P। इसके बाद हमने बात की थी S इज द फंक्शन ऑफ आल्सो P, अर्थात हमने बोला था कि मांग है वो कीमत पर निर्भर करती है और पूर्ति है वो भी कीमत पर निर्भर करती है। तो इसे हमने कहा था मांग फलन और इसे हमने कहा था पूर्ति फलन। कुछ याद आ रहा है? लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे मांग की अवधारणा और पूर्ति की अवधारणा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मांग फलन और पूर्ति फलन दो चीज़ें हमने बात की। तो यहाँ पर भी हमने क्या बताया था, दो
चरों के बीच में संबंध को, अभी हमने उत्पादन फलन की हम बात कर रहे थे, तब भी हमने ये कहा ना कि उत्पादन में, उत्पादन की साधनों में क्या पाया जाता है, संबंध। तो मांग फलन में भी क्या है, मांग में और कीमत में क्या पाया जाता है, संबंध। पूर्ति में भी क्या है, पूर्ति और उसकी कीमत में क्या पाया जाता है, संबंध। तो ये जो संबंध है उसी को हम फलन कहते हैं। तो विभिन्न आर्थिक चरों में क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। ये आर्थिक चर है, कीमत क्या है, आर्थिक चर है, मांग क्या है, आर्थिक चर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कीमत आर्थिक चर है, पूर्ति आर्थिक चर है, उत्पादन आर्थिक चर है, उत्पादन के साधन भी क्या है, आर्थिक चर। तो इनके मध्य क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। जैसे मांग फलन में हमने एग्जाम्पल दिया है, वस्तु और सेवाओं की मांग व कीमत में, पूर्ति फलन में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति और कीमत में। तो इसी प्रकार उत्पादन फलन में क्या होता है, उत्पादन और उत्पादन के जो साधन हैं उनके मध्य संबंध पाया जाता है, और इस संबंध को हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन। तो आपको समझ में आ गया होगा, मांग फलन में मांग में और कीमत में संबंध होता है, पूर्ति फलन में पूर्ति और कीमत में संबंध होता है, और उत्पादन फलन में उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच संबंध होता है। यही बात यहाँ है कि उत्पादन फलन में उत्पादन व उत्पादन में योगदान देने वाले उत्पादन के साधन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फलन क्या होता है। हमने मांग फलन की भी बात कर ली, पूर्ति फलन की भी बात कर ली, उत्पादन फलन के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया। तो हम पहले ये तो समझ ले कि फलन होता क्या है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि फलन क्या होता है। एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि फलन किसे कहते हैं, तो आपको क्या क्या एग्जाम्पल दोगे और क्या इसके अंदर इसका आंसर दोगे। तो बच्चों, फलन क्या होता है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, उन दोनों के बीच पाए जाने वाला संबंध। हमने अभी क्या बात की कि दो आर्थिक चरों के बीच में क्या पाया जाता है, संबंध। तो ये दो आर्थिक चर कौन से होते हैं, एक तो होता है स्वतंत्र चर और एक होता है आश्रित चर। तो स्वतंत्र चर और आश्रित चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध को ही हम कहते हैं फलन। जैसे कि हमने मांग फलन का एग्जाम्पल लिया था कि D इज द फंक्शन ऑफ P। तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मांग कीमत पर निर्भर करती है, अर्थात कीमत बदलेगी तब मांग बदलेगी, यही यहाँ पर बात हो रही है। तो कीमत पहले बदल रही है तो वो कैसा चर हो गया, स्वतंत्र चर। मतलब कीमत स्वतंत्र है, कीमत बदलती है, और जब कीमत बदलती है तो उसके बदलने से क्या बदलता है, मांग बदलती है। तो कीमत तो हो गया स्वतंत्र चर और मांग हो गई आश्रित चर। समझ में आ गया। तो कीमत क्या हो गई, स्वतंत्र चर, और मांग हो गई आश्रित चर। हमने इसका एग्जाम्पल मांग अनुसूची द्वारा बता दिया था कि किस प्रकार से कीमत बदल रही है, किस प्रकार से उसके फलस्वरूप मांग बदल रही है। तो हमने ये भी बता दिया था कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध है, ऋणात्मक। बताया था ना कि कीमत तो बढ़ती जाती है तो उसके फलस्वरूप मांग मात्रा घटती जाती है, यही हमने बात की थी। तो कीमत में और मांग मात्रा में कैसा संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध को ही हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। तो यह है गणित का एक तकनीकी शब्द है फलन। दो चरों स्वतंत्र और आश्रित के मध्य मात्रात्मक संबंध को बनाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ x, y क्या है, आश्रित चर। भाई सबसे पहले x बदलेगा, x के बदलने के फलस्वरूप ही क्या बदलेगा, y बदलेगा। तो y तो क्या हो गया, आश्रित चर, और x क्या हो गया, स्वतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर और आश्रित चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध को हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। आगे बच्चों समझ में। अब आगे हम किसकी बात कर रहे थे, उत्पादन फलन की। तो उत्पादन फलन जान ले क्या होता है। तो हमने बताया था उत्पादन के जो साधन हैं उनमें और उसके फलस्वरूप होने वाले उत्पादन में पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। तो उत्पादन के साधन आप देख पा रहे हैं कौन कौन से हैं, ये पांच साधन आपको अच्छे से याद करने हैं। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो इन पांचों साधनों का हम डिटेल में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आपको ये पांच साधन अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से साधन काम आते हैं उत्पादन में, भूमि, पूंजी, श्रम, तकनीक और साहस। ठीक है बच्चों, तो आप इसको याद रख पाएंगे। और इन पांचों साधनों को जब हम लगाते हैं उत्पादन में तो इसके फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है उत्पादन। जैसे कि हम ये कहें उत्पादन हमें कब प्राप्त होता है, जब हम इन पांचों साधनों को लगाते हैं। पांचों साधन को हम लिख सकते हैं इस प्रकार, N, K, L। N से हम पूंजी को भूमि को डिनोट कर रहे हैं, K से हम पूंजी को, L से श्रम को, T से तकनीक को, और E से हम एंटरप्रेन्योर अर्थात साहस या उद्यमी को हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो इन पांचों साधनों को जब हम उत्पादन में लगाते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें
उत्पादन प्राप्त होता है। इन उत्पादन के जो साधन है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पड़तें। क्या बोलते हैं, पड़तें, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये तो हमारी पांचों हैं इनपुट। क्या है, इनपुट। और इन पांचों को लगाने के बाद हमें ये प्राप्त होता है क्यू, जिसे हम बोलते हैं आउटपुट। आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये इनपुट लगाने के बावजूद हमें क्या मिलते हैं, आउटपुट। तो इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है, संबंध, जिसे कि हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि उत्पादन के साधनों की मात्रा और वस्तु के उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध को बताता है उत्पादन फलन। उत्पादन के साधन जो हम लगाते हैं उत्पादन में, उसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, उत्पादन। इन दोनों के बीच पाया जाने वाला मात्रात्मक संबंध ही उत्पादन फलन होता है। और यही आपको यहाँ पर बताया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि Q इज द फंक्शन ऑफ L, K and T, E। तो यहाँ पर Q तो क्या हो गया, उत्पादन। उत्पादन कैसा चर हो गया, आश्रित चर, क्योंकि उत्पादन के साधन लगाएंगे उसके फलस्वरूप भी तो उत्पादन होगा। तो उत्पादन आश्रित चर और स्वतंत्र चर ये उत्पादन के साधन है, जिसमें क्या है, L तो है श्रम, K है पूंजी, N है भूमि, T है तकनीकी और E है साहस या संगठन या उद्यमी भी बोल सकते हैं इसे। तो ये पांचों हैं उत्पादन के साधन। इन पांचों उत्पादन के साधन लगाने के फलस्वरूप उत्पादन प्राप्त होता है। तो उत्पादन के साधन और उत्पादन के बीच पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध को ही उत्पादन फलन कहते हैं। जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल दे रखा है, 50 बराबर F इज द फंक्शन ऑफ 5 L 10 K। ये दे रखा है आपको, 50 बराबर फंक्शन ऑफ F L 10 K। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 5 इकाई तो हमने किसकी लगाई, L की, अर्थात लैंड की। 5 इकाई हमने किसकी लगाई, L की अर्थात श्रम की। और 10 किसकी लगाई हमने, K, अर्थात हमने लगाई 10 इकाई पूंजी की। 5 श्रम की और 10 पूंजी की। तो इसके फलस्वरूप हमें कितना उत्पादन प्राप्त हुआ, 50। आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये जो उत्पादन के साधन है श्रम और पूंजी, 5 इकाई श्रम की और 10 इकाई पूंजी की, जिसके फलस्वरूप उत्पादन हो रहा है 50। तो इन दोनों के बीच पाया जाने वाला संबंध ही क्या कहलाएगा, हमारा उत्पादन फलन। आया? अब हम इनकी इकाई में परिवर्तन कर देते हैं, तो इसके फलस्वरूप उत्पादन भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो उत्पादन फलन भी क्या होगा, बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। आगे बच्चों समझ में? तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो आज हमने क्या जाना, हमने जाना फलन के बारे में, कि फलन क्या होता है, स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच पाए जाने वाला संबंध होता है, जिसे हम फलन कहेंगे। और इसी के फलस्वरूप बनता है हमारा उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन किसे बताता है, उत्पादन के साधनों और उसके फलस्वरूप होने वाले उत्पादन के बीच पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध को, जिसे हमने एग्जाम्पल की सहायता से भी समझा। तो आगे बच्चों समझ में? आगे की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन की मान्यताएं, कि किसके फलस्वरूप उत्पादन फलन लागू होता है और उत्पादन फलन की विशेषताएं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।